Hello students, in today's class we will be studying social science chapter 8, that's natural resources. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resource. These elements can be called resource only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. तो इंसान की जो ज़रूरत को पूरा करता है, पूरा ज़रूरत को पूरा करता है, थोड़े थोड़े ज़रूरत को पूरा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। हजारों रिसोर्स एलिमेंट्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन वो सब क्या नहीं है? रिसोर्स नहीं है। एक एलिमेंट रिसोर्स तभी बनता है जब क्या कर सकता है इंसान उसको अपने कार्य के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सके। इन अदर वर्ड द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resource. दूसरे शब्दों में कहा जाए, रिसोर्स वो होता है जिसके ऊपर इंसान डिपेंडेंट हो, ठीक है। और इंसान क्या कर सकता है? अपनी ज़रूरतों को उससे पूरा कर सकते हैं अपने दिमाग से या फिर अपने फिजिकल कैपेसिटी को यूज़ कर जो चीज़ को अपने ज़रूरत के लिए यूज़ करता है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स बuried within the land, so these were not the resource at that time, but today these are extremely useful due to the utility and the developed techniques of man. पुराने ज़माने में हम देखे जाए तो मिनरल्स बहुत सारे ज़मीन के अंदर पड़े थे, लेकिन इंसान क्या नहीं कर सकता? उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पास उस प्रकार का टेक्निकल नॉलेज नहीं था। तो आज के ज़माने में इंसान क्या कर सकता है? वो सारे मिनरल्स को क्या कर सकता है? अपने टेक्निक डेवलपमेंट होने के कारण, माइनिंग खोदकाम हम डेवलप होने के कारण हम क्या कर सकते हैं? उस मिनरल्स को निकाल सकते हैं और हम हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। The natural resources have both the virtues of utility and capability to work. The resources are made of the interaction of the three: nature, man and the culture. तो रिसोर्स तभी बनता है, तीन चीज़ों को मिलाकर रिसोर्स बनाया जाता है, कुदरत, इंसान और उसकी संस्कृति। यूसेस ऑफ रिसोर्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. We learn about its roles gradually at every stage of human life. All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resource. तो रिसोर्स को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं? इंसान अपनी मोस्टली हर चीज़ों के लिए क्या है? रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो रिसोर्स को हम किस तरीके से हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिसोर्स एज फूड खाने के में जो रिसोर्स हम इस्तेमाल करते हैं। वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज. फूड्स ग्रोन नेचुरली, various crops obtained through agriculture, milk and its products, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from resource. Honey prepared by honeybees etc. are used as food items. तो फूड के तरीके से रिसोर्स हमें क्या मिलता है? जो फ्रूट्स नेचुरली ग्रो होते हैं, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, मिल्क का प्रोडक्ट्स, मीट है, एनिमल्स, फिश, ये सब क्या मिलता है हमें? कुदरत से हमें क्या किया जाता है? मिलता। और जो हनी मीन्स जो हनी भी हमें देता है, ये सब क्या है? रिसोर्स है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्स है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स किसी और नए वस्तु बनाने के लिए जो रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं। वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल्स, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल्स आर फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज. जो गुड्स हमें जंगल में से एग्रो प्रोडक्ट, वूल, हाइड, इनमें से जो मिलता है, जिसको हम इस्तेमाल कर कुछ चीज़ नया बनाते हैं, उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल के द्वारा भी हमें रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स. वी यूज कॉल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल. बिसाइड्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड through solar insolation, wind, sea waves, tides and एंड तो हम क्या करते हैं? एनर्जी के लिए भी हम क्या करते हैं? रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी में क्यों, कौन से रिसोर्स में से मिलता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। इसको हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, घर में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने प्रकार के रिसोर्सेज है? ऑनरशिप के बेसिस पे, रीअवेलेबिलिटी के बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के हिसाब से रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया है। ओनरशिप पे 3 है,
वो है इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्स मीन्स जो एक इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी एक इंसान का हो सकता है, या फिर उसके परिवार का हो सकता है, जैसे कि लैंड हो सकता है, ज़मीन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स वो होता है जो एक देश का हो। ठीक है, जैसे कि आर्मी है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्लोबल रिसोर्स, जो इंसान के पूरे दुनिया के इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें इसका कोई ऑनरशिप नहीं होता, क्योंकि इसमें सारे देश वाले, सारे दुनिया में क्या कर सकते हैं, लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल रिसोर्स। यूनिवर्सल रिसोर्स मीन्स पूरे दुनिया में वो अवेलेबल होता है, जैसे कि गैसेस, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, हर जगह पर हमें इसको मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज जनरली अवेलेबल रिसोर्स। जनरली अवेलेबल रिसोर्स वो होता है जो हमें आसानी से मिलता है, जैसे कि लैंड है, सोइल, वाटर, ये सब जनरली अवेलेबल रिसोर्स माना जाता है। रेयर रिसोर्स मीन्स बहुत ही कम जगहों पर इसको देखने को मिलता है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये जो मिनरल्स है वो हमें हर जगह पर मिलते नहीं, कुछ जगहों पर ही इसको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिटरी रिसोर्स। सॉलिटरी रिसोर्स है जो पूरे दुनिया में एक या दो जगह पर वो मिनरल्स हमें मिलता है। You could understand details of two types. Resource can be classified by other method also, wherein there can be classified in two types as renewable and non-renewable source. उसके अलावा हम रिसोर्स को दो तरीके से और भी बांट सकते हैं, वो है नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो हम वापस एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, वापस दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो एक बार इस्तेमाल करने से हम दोबारा उसको क्या नहीं कर सकते, वही सेम चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सम रिसोर्स रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एज पर द यूसेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। इन अदर वर्ड्स दिस आर इनएक्सिस्टेबल। सोलर इंसोलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्स एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। वो रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, जैसे कि सोलर है, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज व्हिच कैनॉट बी रीयूज्ड वंस दे आर यूज्ड, और दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और कैनॉट बी रिफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर। मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा इंक्लूडेड दिस। नॉन रिन्यूएबल वो होता है जिसको हम एक बार इस्तेमाल करने से दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो खुद क्या नहीं हो सकते हैं, बढ़ भी नहीं सकते, जैसे कि मिनरल है, कोल है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, एक बार इसको इस्तेमाल कर दिया तो ख़त्म हो जाता है, फिर इसको हम दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड व्हाइल द रिसोर्स आर। किस प्रकार हमें रिसोर्स को इस्तेमाल करना है, उसको बचाना है, उसके ढंग से प्लानिंग करना है, क्योंकि जो इंसान की जो ज़रूरत है वो क्या है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन रिसोर्स की सीमा होती है। During last 100 years, usage of the resource have increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to the population explosion. पिछले 100 साल में रिसोर्स का जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि साइंस भी एंड टेक्नोलॉजी भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और उसके अलावा जनसंख्या भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given in this matter. So it's the duty of all of us to conserve resource for future generation. Resource should be conserved and should be used rationally. अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करते जाएंगे तो फ्यूचर में ऐसा समय आएगा जहाँ पर हमें क्या नहीं मिलेगा, कोई भी रिसोर्स हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं बचेगा। तो इसके बारे में हमें सोचना है, और रिसोर्स को हमें क्या करना चाहिए, हमें ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। The word conservation is directly related to the scarcity of resource. If the resources are exploited at the current rate where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. और हम जिस तरीके से आज रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऐसा ही हम कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पर ये सारे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, और हम आज की जो ज़िंदगी जी रहे हैं वैसी ज़िंदगी हम फ्यूचर में नहीं जी पाएंगे। When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, arrangement made for it called is conservation. और एक ट्री के लाइफ में, इंसान की लाइफ में उसको जीने के लिए खतरा होता है, तो उसको बचाने के लिए हम जो स्टेप्स लिया जाता है उस स्टेप्स को हम कंजर्वेशन बोला
जाता है। तो रिसोर्स को किस प्रकार कंजर्व करना है, क्या क्या प्लानिंग करना है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्स ऑफ एनी रीजन और ए कंट्री। ऐसे तो पहला हमें ये करना है, मीन्स हमारे देश को ये करना है कि क्या करना चाहिए कि हमारे पास कितना मिनरल पड़ा हुआ है और उसमें से हमने कितना इस्तेमाल किया और कितना इस्तेमाल करने लायक है, उसका एक हिसाब होना चाहिए। द रिसोर्स विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन इट नेसेसरी टू यूज। और जो रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल होता है, मीन्स उसको हम दोबारा पैदा नहीं करते या फिर लिमिटेड है, उसको हम क्या करना चाहिए, ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जब जरूरी है तभी हम उस रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्स द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज्ड। और वो रिसोर्स जिसको हम बढ़ा सकते हैं उसका क्या करना चाहिए, क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए हमें उसको कोशिश करना चाहिए। The resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for future। और जो रिसोर्स हमें ईजिली अवेलेबल होता है, हर जगह पर अवेलेबल होता है और हमें सस्ते में मिलता है, तो उस रिसोर्स को हमें फालतू में वेस्ट नहीं करना, उसको भी हमें ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फ्यूचर में उसकी कमी महसूस ना हो। Those resources which are in limited quantity should be conserved. Finding its alternative options through technical development is favorable in long term। और जो रिसोर्स हमें बहुत ही कम मात्रा में है हमारे पास, उसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए और उसके जगह पे हमें ऐसा ढूंढना चाहिए कि उसके जगह में कुछ और चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। नेसेसरी लॉ शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए कानून सख्त होना चाहिए और कानूनी कार्यवाही भी सख्त होनी चाहिए। Citizens should be well acquainted with all the facts associated with the national usage of resource and a public awareness should be cultivated। हर नागरिक को रिसोर्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार उसको इस्तेमाल करना है, किस प्रकार उसको वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज सोइल फॉर्मेशन। किस प्रकार मिट्टी बनता है, उसके कितने प्रकार की मिट्टी होता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनरली द पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रो is known as soil। The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth। तो soil क्या होता है, जहाँ पर वेजिटेशन या कुछ चीज़ उगता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी छोटी सी एक लेयर होती है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं, जैसे मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, एयर, ये सब उस मिट्टी में मिक्स होता। The parental rocks lie below the soil। Soil is formed due to the material available through the denudation। Biotic remnants, humidity and air get mixed up with it। In other words, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have capacity to grow and develop vegetation। मिट्टी कैसे बनता है, बायोटिक एलिमेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर क्या होता है, इसमें मिक्स हो जाता है और उस मिक्सचरन को हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में काबिलियत होती है किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, उगा सकता है या फिर डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट इज सोइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल विच कंटेन्स मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। जो ऊपरी जो हिस्सा होता है धरती का उसको हम सोइल बोलते हैं। ऑल्दो द प्रोपोर्शन इज नॉट द सेम एवरीवेयर। द soil is the layer or the surface of the matter formed due to a mixture of scattered material of the perennial rocks and vegetation। हर जगह पर मिट्टी सेम नहीं होता या फिर उनका जो लेयर होता है वो सेम नहीं होता। तो जो पेरेनियल रॉक होता है, जो मीन्स नीचे के जो पत्थर होते हैं उसके टुकड़े और वेजिटेशन, ये सब दोनों का जो मिश्रण होता है मिक्स होकर क्या बनता है, मिट्टी बनता है। फैक्टर्स ऑफ denudation prepares very thin layer through the denudation of rocks। Thus humus formed due to the disintegration or decay of vegetation or insect is added to this। Biotic elements play an important role in the development of vegetation। फिर जो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो ह्यूमस होता है वो मरने के कारण क्या होता है, उसमें मिट्टी में ह्यूमस बढ़ जाता है और ये बायोटिक एलिमेंट्स क्या करता है, उस मिट्टी को फर्टाइल मिट्टी में चेंज
Climatic impact in the duration of soil formation is so important and widespread. The soil formed of different types of rock in that region over a long time is the same. और मिट्टी अलग अलग देखते हैं कि गुजरात की मिट्टी अलग है, राजस्थान की मिट्टी अलग है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी अलग होता है, वहाँ की जो नीचे जो पत्थर होते हैं वो भी अलग होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या किया जाता है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। अगर एक जगह पे सेम क्लाइमेट, गुजरात का भी क्लाइमेट सेम है, बंगाल का भी क्लाइमेट सेम है, और वहाँ का जो पेरेंटियल रॉक होता है, मीन्स जो ज़मीन के नीचे जो पत्थर होते हैं वो भी सेम होता है, और बंगाल में भी वो सेम होता है। तो चांसेस ये है कि क्या होगा, उन दोनों रीजन का मिट्टी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। सो द सोइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पेरेंटियल रॉक्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस इज डिफरेंट। लेकिन वहाँ का पत्थर सेम है, बंगाल का पत्थर भी सेम है, और गुजरात का जो नीचे का ज़मीन के अंदर का जो पेरेंटियल रॉक है वो भी सेम है, लेकिन क्लाइमेट दोनों का अलग है, तो मिट्टी भी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। सोइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, क्लाइमेट, पेरेंटियल रॉक स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस। तो सोइल को हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, उनके कलर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, पेरेंटियल रॉक स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस के ऊपर क्या करते हैं, सोइल को अलग अलग तरीके से बांटते हैं। Indian Council of Agriculture Research has divided the soil of India into 8 types. Of these, the mountain soil and forest soil are found in different altitude of mountainous region. ICAR means Indian Council of Agriculture Research ने उन्होंने क्या किया है, इंडिया की जो मिट्टी है उसको 8 टाइप्स ऑफ मिट्टी में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट वन इज अलुवियल सोइल। Okay, alluvial soil is spread over about 43% of the total area of India. This soil is found in the northern plains of Brahmaputra Valley in the east up to Sutlej in the west. Alluvial soil 43% जो ज़मीन है उसमें alluvial soil हम देखने को मिलता है, और ये सोइल ब्रह्मपुत्र वैली से लेके ईस्ट में, वेस्ट में सतलज रिवर तक देखने को, से लेके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब जगहों को हमें अलुवियल सोइल देखने को मिलता है। द फॉर्मेशन ऑफ अलुवियल सोइल इज ड्यू टू द अलुवियल डिपोजिशन बाय द। तो अलुवियल सोइल कैसे बनता है, जो रिवर में से जो अलुवियल मिलता है वो क्या करता है, धीरे धीरे किनारों पर जम जाता है, और इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन की जो मात्रा है इस सोइल में ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस क्या है इस सोइल में कम है। तो इस सोइल में खेती क्या क्या कर सकते हैं, अगर इस सोइल में पल्सेस हम ज़्यादा उगाते हैं तो इस सोइल की जो नाइट्रोजन लेवल है उसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते। उसके अलावा क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स, ये सब क्या कर सकते हैं, हम इस टाइप ऑफ ज़मीन पे, इस मिट्टी पे हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड सोइल। रेड सोइल जो टोटल 19% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया में पाया जाता है, जैसे तमिलनाडु से लेके बुंदेलखंड इन नॉर्थ एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट, और राजस्थान में भी थोड़ा बहुत हम इस मिट्टी को देख सकते हैं। सोइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड बिकम्स येलो एज वी गो। फेरिक ऑक्साइड इस सोइल में होने के कारण इसका रंग क्या है, लाल रंग, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसका कलर येलो में चेंज होता जाएगा। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सोइल। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटाश इन दिस सोइल। क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लाइनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा ग्रोन इन दिस सोइल। मैग्नीशियम, लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश सोइल में उनकी मात्रा कम है, तो उस कारण से मिलेट, कॉटन, व्हीट, ज्वार, लाइमसीड इन सब की खेती इस सोइल में किया जा सकता है। ब्लैक, नेक्स्ट वन इज ब्लैक सोइल। Black or regular soil covers about 15% of the total area of India. This soil was formed due to the spreading of Deccan Valley. Such soil is found in entire Maharashtra, Western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and certain part of Karnataka. In Gujarat, Surat, Bharuch, Narmada, Vadodara, Tapi and Dang districts have that type of soil. और इस टाइप का जो सोइल है हमें पूरे महाराष्ट्र में, थोड़ा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, गुजरात में सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट में भी हम इस ब्लैक सोइल को देख सकते हैं। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सोइल। देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, aluminium and magnesium in carbonate in this type of soil.
इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल, एक फर्टाइल सोइल माना जाता है। और इसमें मॉइस्चर क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम तक इसमें मॉइस्चर टिक सकता है। इसमें कॉटन, लाइन सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस। और ये सॉइल कॉटन के लिए मीन्स कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा सॉइल, इसकी वजह से इसका ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। दैट्स फॉर टुडेज क्लास। द रिमेनिंग चैप्टर विल बी टेकिंग इन नेक्स्ट क्लास। So make sure you are going through the notes, okay, and keep studying. Thank you.